हेलो लर्नर्स, आज हम करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इट्स पार्ट 2, जिसे हमने बोला था कीमत विभेद, इसका पार्ट 2। इसमें आज हम इसका मीनिंग दोबारा से मैं एक बार आपको बता दूंगी। एंड व्हेन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल, अर्थात कीमत विभेद कब लाभदायक होता है। और इक्विलिब्रियम अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, इसका मतलब है विभेदीकृत एकाधिकार में कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण अथवा संतुलन कि प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन कैसे होता है। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट 1 किया था। पार्ट 1 में जो हमने किया था इसमें कि कीमत विभेद क्या है, उसका मीनिंग हमने किया था, उसके टाइप्स या काइंड्स, डिग्रीज, कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पार्ट 1 हमने इसका किया था, इससे पहली जो मेरी वीडियो है। तो उसमें हमने क्या किया था कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या कीमत विभेद किसी भी मोनोपोली मार्केट की, एकाधिकार बाजार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसमें क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि व्हेन मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अर्थात जब एकाधिकारी एक वस्तु के विभिन्न क्रेताओं से अलग अलग कीमतें वसूल करता है, एक ही वस्तु है लेकिन अलग अलग क्रेताओं से, कंज्यूमर से अलग अलग कीमतें वसूल करता है, तो उसे हम कीमत विभेद कहते हैं। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप पहले इसका मीनिंग बताएंगे, फिर आप कोई भी एक डेफिनेशन बता सकते हैं। फिर हमने इसकी काइंड्स या टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया था, कीमत विभेद के प्रकार। तो वो कीमत विभेद पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, व्यक्तिगत कीमत विभेद, जब व्यक्तिगत रूप से कोई डॉक्टर, लॉयर अलग अलग अपने क्लाइंट से, पेशेंट से अलग अलग कीमतें वसूल करता है, तो वो पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। जोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, स्थान के आधार पर कीमत विभेद किया जाता है, तो उसे हम भौगोलिक कीमत विभेद करते हैं। एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज़, जब प्रयोग के आधार पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि जैसे जैसे हम उसको, कोई भी वस्तु है उसका प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली को अगर हम कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो प्राइसेस अलग होते हैं, और अगर उसको हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, घरेलू काम के लिए, तो उसके प्राइसेस अलग होते हैं। तो ये इसके टाइप्स हैं, टाइप्स या काइंड्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कीमत विभेद कितने प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट हमने इसकी डिग्रीज की थी कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो कितना हो सकता है, उसके डिग्रीज क्या हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकंड डिग्री, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री, इनकी फुल एक्सप्लेनेशन के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ ही हमने की थी कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात कीमत विभेद कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है कि कब किन दशाओं में हम कीमत विभेद कर सकते हैं, क्योंकि हर एक दशा में कीमत विभेद करना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम कीमत विभेद कर सकते हैं। तो वो हमने की थी एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली, कि अगर मोनोपोली होगी तभी हम कीमत विभेद कर पाएंगे। परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वहाँ पर हम कीमत विभेद नहीं कर सकते। सेपरेट मार्केट, एक या एक से अधिक मार्केट होगी तभी कीमत विभेद किया जा सकता है, एक ही मार्केट में कीमत विभेद पॉसिबल नहीं होता। लीगल सैंक्शन, कानूनी स्वीकृति, कई बार कीमत विभेद करते हुए हमें सरकार से एक तरह से लीगल सैंक्शन मिल जाती है, कानूनी स्वीकृति मिल जाती है, ये सरकार परमिशन देती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सरकार परमिशन देती है कि घरेलू उद्योग के लिए अलग और हाउस उसके लिए कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए अलग बिजली के जो रेट हैं वो अलग होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मांग की लोच है, विभिन्न बाजारों में, अलग अलग बाजार हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया था सेपरेट मार्केट, तो जो विभिन्न बाजारों में मांग की लोच अलग अलग होनी चाहिए। एंड बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कई बार कंज्यूमर की अज्ञानता के कारण भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि कंज्यूमर को लगता है कि ये वस्तु यहाँ से नहीं मिलेगी, या कोई जो बड़े शहरों के बड़े बाजार होते हैं वहाँ से हो सकता है कि वो वस्तु महंगी मिलती हो, लेकिन छोटे बाज़ारों में वो वस्तु सस्ती हो सकती है। तो कंज्यूमर या फिर इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर के कारण भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है। एंड नो कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स, बायर्स के बीच में आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो ये हमने कंडीशंस की थी। तो आज हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंगे कि व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल, कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल कब होगा, कि कब लाभदायक होता है, कि हर एक सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है कि लाभदायक हो, लेकिन अगर वो होगा जब, क्योंकि कोई भी एक मोनोपोलिस्ट जब भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो
इसीलिए करता है क्योंकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, लाभ हो अधिक से अधिक। तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल किस कंडीशन में होगा, तो वो हम करेंगे। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन भी हमने की थी कि जब दो बाजारों में या अलग अलग बाजारों में जब मांग की लोच अलग अलग हो, एक बाजार से दूसरे बाजार में जो मांग की लोच अलग होगी, तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल होगा, लाभदायक होगा। इससे पहले हमने किया था, कंडीशंस की थी कि कब पॉसिबल है, लेकिन अब हम यहाँ पर कर रहे हैं कि प्रॉफिटेबल कब होगा। तो यदि PED मैंने लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टू मार्केट्स, अगर हम दो मार्केट्स लेते हैं, इन द सेम इज द सेम, अगर सेम है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन टू मार्केट्स विल नॉट बी प्रॉफिटेबल। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल नहीं होगा क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल। तो उनका जो मार्जिनल रिवेन्यू है, सीमांत आय उन दोनों मार्केट्स की सेम होगी, तब वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। लेकिन इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो PED है ना, वो है मांग की कीमत लोच। इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ टू मार्केट्स इज डिफरेंट, अगर वो अलग अलग हैं, तभी मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट विल आल्सो बी डिफरेंट। तो मार्जिनल रिवेन्यू उनका डिफरेंट होगा और इट विल बी मोर इन वन मार्केट एंड लेस इन अदर। तो तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल होगा, जिसे कि हम ये एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमें पता है कि मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है। मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू इंटू इलास्टिसिटी। ED का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस 1 अपॉन, ये इसका फॉर्मूला है मार्जिनल रिवेन्यू का, MR। तो अगर फॉर एग्जांपल प्राइस अगर हम दोनों मार्केट में सेम रखते हैं, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग है। मान लीजिए दो बाजार हैं, A और B बाजार हैं, और दोनों में अगर 10 रुपये कीमत है, कीमत एवरेज रिवेन्यू का मतलब प्राइस होता है, प्राइस, एवरेज रिवेन्यू का मतलब प्राइस ही है। अगर कीमत 10 रुपये हैं तो इलास्टिसिटी इन A मार्केट इज ₹2 और इलास्टिसिटी एट B मार्केट इज ₹5, सॉरी इलास्टिसिटी 5, इसको रुपीज़ में नहीं करते। तो मार्जिनल रिवेन्यू इन मार्केट A, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा, एवरेज रिवेन्यू। तो ये फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एवरेज रिवेन्यू 10 और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है, 2 माइनस 1/2, तो यहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू मार्केट A में 5 रुपये होगा और मार्केट B में मार्जिनल रिवेन्यू 8 रुपये होगा। तो हमें पता चलता है कि दोनों बाज़ारों में मांग की लोच अलग होने से दोनों बाज़ारों में जो सीमांत आय है, मार्जिनल रिवेन्यू है, वो डिफरेंट है। तो अगर मार्जिनल रिवेन्यू डिफरेंट है, तभी एक जो मोनोपोलिस्ट है अगर वो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करता है, तभी उसको लाभ होगा, तभी उसको लाभ प्राप्त होंगे, तभी वो उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि अब जो एकाधिकारी है वो क्या करेगा, वो बाजार A से, जो मार्केट A है, बाजार A से उसको क्या होगा, बाजार A से वो अपनी जो वस्तुएं हैं उससे, वहाँ से वो मार्जिनल रेवेन्यू उसको 5 रुपये मिल रहा है और बाजार B में उसको मिल रहा है 8 रुपये। तो वो एकाधिकारी को लाभ तब होंगे जब वो अपनी वस्तु को A मार्केट से हटाकर B बाजार में बेचेगा, क्योंकि यहाँ तो उसको 5 रुपये मिल रहे हैं लेकिन यहाँ पर उसको 8 रुपये मिलते हैं। तभी वो क्या कर पाएगा, प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा, कीमत को अलग अलग ले पाएगा। और वो ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक कि दोनों बाजारों में वस्तु की सीमांत आय बराबर नहीं हो जाती, अर्थात मार्जिनल रिवेन्यू A मार्केट और मार्जिनल रिवेन्यू B मार्केट में जब तक कि वो बराबर नहीं हो जाते, तब तक एकाधिकारी क्या करेगा, A बाजार से वस्तु को B बाजार में बेचेगा, क्योंकि B बाजार में जो उसको प्रॉफिट्स हैं वो अधिक हो रहे हैं। तो ये हमने किया कि व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कीमत विभेद की दशा में कीमत विभेदीकृत एकाधिकार में कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण किस तरह से होता है, यह संतुलन क्या होगा, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है। अब हमें पता है कि एक एकाधिकारी कीमत को विभेदीकरण इसलिए करता है, कीमत को अलग अलग इसलिए चार्ज करता है क्योंकि वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना चाहता है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, इसीलिए वो कीमत को एक ही वस्तु की अलग अलग कीमतें चार्ज करता है।
अब जब एक एकाधिकारी अपने प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट में बेचता है अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, तो उसके पास एकाधिकारी को यह तय करना पड़ता है, उसके पास कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि उसको टोटल हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि टोटल कितना प्रोडक्शन किया जाए, हाउ मच टू सेल इन डिफरेंट मार्केट्स, क्योंकि अलग अलग मार्केट्स हैं, एट व्हाट प्राइस, कितना उत्पादन कितना करना है और उस उत्पादन को डिफरेंट मार्केट्स में किस तरह से बेचना है, और जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि एट व्हाट प्राइस आउटपुट टू बी सोल्ड और विच प्राइस इज डिटरमिन, कि कितना प्राइस डिटरमिन होगा। तो ये हम इस डायग्राम की हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, टोटल कितना प्रोड्यूस किया जाए, तो वो कैसे होगा, वही कंडीशन MC इज इक्वल टू MR एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। लेकिन इससे पहले जब हम डायग्राम करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरे बाजार को दो मार्केट्स में बांट दिया है। ए बाजार में जो मांग की लोच है वो लेस इलास्टिक है, कम लोचदार हमारे रिवेन्यू कर्व्स हैं। बी बाजार में जो मांग की लोच है वो मोर इलास्टिक है, देखो अधिक लोचदार है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो बी बाजार में मांग की लोच हमारी अधिक लोचदार है। और ए जमा बी का मतलब है कि दोनों का कंबाइन, तो पहले जो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है हमारा एग्रीगेट मार्जिनल रिवेन्यू, टोटल मार्जिनल रिवेन्यू कर्व जो कि MRA और MRB से मिलकर बना है, वो पहले लेस इलास्टिक है और उसके बाद मोर इलास्टिक है। पहले लेस इलास्टिक कम लोचदार और उसके बाद अधिक लोचदार है। अब इसमें ना हमने एवरेज रिवेन्यू कर्व नहीं बनाया, एवरेज रिवेन्यू को मैंने जो टोटल मार्केट है उसमें से हमने छोड़ दिया है ताकि जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको थोड़ा सा हम इजी वे से कर पाएँ। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, तो कितना प्रोड्यूस किया जाए। अब हम सब जो टोटल मार्केट है उसमें करेंगे, तो MC इज इक्वल टू MR जो यह मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है वो टोटल होगा, इट मीन्स मार्जिनल रिवेन्यू कर्व MRA+B, जिसे हमने MRT लिखा है। तो पहली कंडीशन क्या है, जहाँ पर MC इज इक्वल टू MR एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, तो ये हमारी मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है MC। तो टोटल जो इक्विलिब्रियम होगा, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा हाउ मच टू प्रोड्यूस, वो OQ आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, तो हाउ मच टू प्रोड्यूस कितना, कि जहाँ पर MC इज इक्वल टू MR एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, तो वो हम सब मार्केट में करेंगे। तो टोटल जो आउटपुट होगा हमारा वो OQ रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच टू सेल इन डिफरेंट मार्केट, जो दोनों मार्केट हैं A बाजार और B बाजार में हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें या किस तरह से कितना बेचें। तो हमें पता है कि जो एकाधिकारी है वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, वो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को करना चाहता है। तो उसको आपने क्या करना है कि जो टोटल आउटपुट है, टोटल आउटपुट को हम, जो टोटल आउटपुट है ये MC की जो लाइन है, मार्जिनल रिवेन्यू की लाइन है, इसी हमने इसमें मार्जिनल MC कर्व नहीं ड्रॉ किए, तो ये ही जो लाइन है MC की लाइन है, जो इक्विलिब्रियम हमारे पास आया था, इसी MC को हम दोनों अपने उसमें लेकर जाएंगे। तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, तो ये MC की हमारे पास लाइन है, तो इक्विलिब्रियम है यहाँ पर OQB आउटपुट, इट मीन्स B मार्केट में OQB आउटपुट और A मार्केट में जो आउटपुट होगा वो OQA आउटपुट होगा, OQA आउटपुट। तो हम इसे कह सकते हैं हाउ मच टू सेल इन डिफरेंट मार्केट, दोनों बाजारों में किस तरह से बेचना है। तो वो हम क्या करते हैं कि जो MC की लाइन आई थी, इट मीन्स मार्जिनल रिवेन्यू इन A मार्केट, मार्जिनल रिवेन्यू इन B मार्केट, दैट शुड बी इक्वल टू MC। तो ये MC के जो MC मार्जिनल कॉस्ट की जो लाइन थी वही इसी मार्जिनल कॉस्ट के मार्जिनल रिवेन्यू को B मार्केट में यहाँ पर कट करेगी और A मार्केट में वो यहाँ पर कट करेगी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एट व्हाट प्राइस आउटपुट टू बी सोल्ड, प्राइस क्या होगा, तो प्राइस हमें पता है कि AR तक जाता है, तो ये हमारा एवरेज रिवेन्यू, प्राइस इन B मार्केट में इतना प्राइस डिसाइड होता है और A मार्केट में जो प्राइस डिसाइड होगा वो है प्राइस ऑफ A, PA।
तो देखने से पता चल रहा है ए मार्केट जहाँ पर लेस इलास्टिक है, लेस इलास्टिक मार्केट, वहाँ पर प्राइस अधिक है और आउटपुट कम हम सेल कर रहे हैं। और बी मार्केट ऐसी है जिसमें प्राइस कम है और आउटपुट हम अधिक सेल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली है वहाँ पर जो लेस इलास्टिक मार्केट है, जो लेस इलास्टिक मार्केट है वहाँ पर प्राइस अधिक होगा और जो मोर इलास्टिक मार्केट है वो प्राइस कम होगा। तो ये हमारी डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली है। टोटल आउटपुट को इस तरह से दोनों मार्केट्स में सेल किया जाएगा। तो ये हमारे पास है कि कुल उत्पाद को सीमांत लागत अलग अलग से किस तरह से उसको बेचा जाता है।